आपके ऊपर जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि आपने 6 बार प्रीलिम्स एग्जाम ये 5 बार दिया है और 5 बार आपने क्वालिफाई किया है। तो सर इसके लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। पहली चीज़ तो ये है कि मिनिमम सोर्सेज रहने चाहिए तुम्हारे। एक सब्जेक्ट को एक जगह से पढ़ते हो दैट इज़ मोर देन इनफ। ओवरवेल्म कर देते हैं तुम्हें, हमेशा लगेगा कि तुम्हारी तैयारी पूरी है नहीं। तो सर सीसाइड के लिए क्या अप्रोच रखना है? मतलब मेरे जो फ्रेंड्स IITs, IIMs, इवन NITs सब अच्छे कॉलेजेस से हैं जी। उनको मैंने CSAT में फेल होते देखा है। सारे सवाल तो किसी को भी नहीं आते। सुबह 10 बजे एक पेपर लगा लिए, तुम 12 बजे तक दिए वो पेपर, 2 घंटे का ब्रेक ले लिए जैसे होता है एक्चुअल एग्जाम में, फिर 2 बजे फिर से बैठ गए CSAT का एक पेपर लेके। क्योंकि ये काफ़ी लंबा समय आपको लगा, 5 साल का समय लगा, तो सर इस दौरान आपने अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखा? बहुत लोग प्रिपरेशन के दौरान बहुत आउट ऑफ टच हो जाते हैं दोस्तों से, परिवार से, तो उनसे टच में रहो, उनसे बातें करो। आपको अच्छा खासा पैकेज मिला हुआ था उस टाइम, सर आपने जॉब छोड़ दी, तो सर कभी आपको ये नहीं लगा, डर नहीं लगा कि मैं जॉब छोड़ना हो सकता ना हो? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि UPSC एग्जाम होता बहुत हार्ड है, पर कभी आपने ये सोचा है कि ये हार्ड क्यों होता है? इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो आपके कंपटीटर होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कई लोग तो ऑलरेडी सर्विस में होते हैं और दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड हो जाता है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो ये है कि आपके पास एक सही गाइडेंस होनी चाहिए, एक सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आता है कि सही गाइडेंस देगा कौन? इसके लिए जो ऑलरेडी सर्विस में हैं आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, और एक ऐसी ही गाइडेंस के लिए हमारे साथ हैं श्री विशाल आनंद सर, जो कि ऑलरेडी IRMS ऑफिसर हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सर के साथ बातचीत करेंगे, सर की जो स्ट्रेटजी है, सर का जो ये जर्नी रहा है उसको जानने का प्रयास करेंगे और उससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। शुक्रिया। जी सर सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम सबको अवगत करा दें। देखो, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो स्कूलिंग बिहार से हुई है, गया और पटना में CBSE बोर्ड स्कूल से। उसके बाद NIT पटना से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। जी। उसके बाद UPSC प्रिपरेशन शुरू हुआ, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन यही है। जी सर जैसा अभी आपने बताया कि आप NIT से पढ़े हुए हैं, सर NIT का जो माहौल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो सर आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा NIT के अंदर? यार ऐसे तो बहुत सारे हैं जी सर, कोई फेवरेट? लेकिन ऐसे सोच के बताएं तो कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स में एक्टिव थे। इसेंशियली रोबोटिक्स क्लब, IEEE क्लब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का होता था जी। उसमें, तो उन क्लब्स को इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, उसमें टेक्नोलॉजी के जो नए नए पहलू होते हैं उसको एक्सप्लोर करना, वो सब में काफ़ी मज़ा आता था। तो उसमें जो दोस्त बने वो अभी भी दोस्त हैं, तो वो हैं। दूसरी तो एक अच्छी यादगार चीज़ है ये है कि NIT पटना का जो कैंपस है वो गंगा घाट के किनारे पे है। तो शाम को अक्सर हम लोग, शाम को देर रात को हम अलॉन्ग विथ फ्यू अदर फ्रेंड्स रात को स्ट्रॉल पे निकलते थे, बातें करते थे। तो अभी तो जब कॉलेज ख़त्म हो गया, इतने सारे साल बीत गए, तो क्लासरूम में क्या पढ़ते थे शायद वो सब उतना कुछ याद नहीं है, लेकिन ये सारी मेमोरीज़ हैं जो कि अभी भी अच्छा लगता है कॉलेज के बारे में। जी सर जैसा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हमें दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी मतलब पहले से UPSC एग्जाम देने के बारे में आपने नहीं सोचा हुआ था, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने UPSC एग्जाम के बारे में कब सोचा और किस चीज़ ने आपको इसके लिए मोटिवेट किया है? सही बोल रहे हो। लाइक इनिशियल कोई प्लान नहीं था कि UPSC देना है, ऑल्दो मेरे अराउंड लोग देते थे। जी सर। तैयारी कर रहे थे, बिहार से हैं तो एक कल्चर भी है कि UPSC के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं लोग। जी। मेरा इनिशियल प्लान ये था कि कॉलेज ख़त्म होगा, 1-2 साल का अच्छा वर्क एक्सपीरियंस लेना है जी। और CAT, ZAT, GMAT वगैरह एग्ज़ाम दे के अच्छे से B स्कूल में जाना है और उधर ही करियर को बनाना है। जी। और वैसा ही चल भी रहा था। कॉलेज ख़त्म हुआ, बढ़िया सी जॉब लग गई थी, तो जॉब कंटिन्यू कर रहे थे। एंड प्लान यही था, CAT दिया, ZAT भी दिया, XLRI के लिए जो होता है। IIM से कॉल आए, दूसरे B स्कूल से भी कॉल्स आए, लेकिन तब तक थोड़ा शायद एक्सपोजर बढ़ चुका था हमारा, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके बता पाना मुश्किल है कि कब ये डिसीज़न हुआ कि हाँ UPSC के लिए तैयारी करनी चाहिए। बट शायद जो ट्रैवल से एक्सपीरियंस हुआ, जो समझ डेवलप हुई काम करने के बाद,
तो और स्पेशली एक कॉम्पेरेटिव एनालिसिस होते रहता है दिमाग में. व्हेन यू ट्रैवल यू सी न्यू थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द कंट्री, एंड यू कंपेयर इट विथ जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं कि उनकी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है. तो अगर उसको कहीं से थोड़ा बेहतर बनाना है तो शायद यूपीएससी एक आंसर लगा कि वहाँ से कुछ किया जा सकता है. फिर जॉब छोड़ दी मैंने. आफ्टर 2 साल और कुछ महीने काम किया और फिर जॉब छोड़ के फिर डेडिकेटेड वे में यूपीएससी की तैयारी शुरू की. जी सर, जैसा कि हमने आपके ऊपर जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि आपने 6 बार प्रीलिम्स एग्जाम, ये 5 बार दिया है और 5 बार आपने क्वालिफाई किया है. तो सर इसके लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? यार सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी एंड एक्चुअली वही हेल्प किया कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. पहली चीज़ तो ये है कि मिनिमम सोर्सेज रहने चाहिए तुम्हारे. लाइक एक सब्जेक्ट को एक जगह से पढ़ते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ. उसके लिए एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने से कुछ ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होता. ऑफ कोर्स वैल्यू एडिशन होता है, बट शायद हमारा जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. तो पहला है कि डिसाइड कर लो कि हर सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ोगे एंड देन स्टिक टू दैट. मार्केट में कितने नए मटेरियल आ रहे हैं, कितने नए टीचर्स आ रहे हैं, उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है. वो ओवरवेल्म कर देते हैं तुम्हें. हमेशा लगेगा कि तुम्हारी तैयारी पूरी है नहीं. तो लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे तुम्हारे, तो उससे क्या होगा कि एक तो है कि तुम कंप्लीट कर पाओगे, दूसरा उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे. और आई थिंक कि अगर एक बार कंप्लीट करके तुम 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है. उसके अलावा ऑफ कोर्स तुम PYQs बनाओगे जो कि बहुत स्टैंडर्ड सोर्स होते हैं. हम लोग रैंडम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं एंड अलग अलग कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ बनाते रहते हैं. एंड कितने सारे एस्पिरेंट्स मिलते हैं, मुझसे फ़ोन करते हैं, तो उनसे बातें होती है तो बताते हैं उन्होंने PYQ कभी देखा नहीं है. तो जो यूपीएससी का खुद का PYQ है जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, एटलीस्ट 5 साल के तो बनाओ. बिल्कुल सर. तो 5 साल के बनाओ, उससे बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा कि वो क्या पूछते हैं. उसके अलावा फिर अगर तुम्हें समय मिलता है तो ऑफकोर्स टेस्ट सीरीज़ हेल्प करते हैं. तो कोई से भी 2 कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ लगा लेनी चाहिए. वो भी लाइक सारे के सारे नहीं. आजकल तो ऐसे होते हैं कि एक कोचिंग में 50 टेस्ट होते हैं. तो 100 टेस्ट लगा के तो तुम पागल हो जाओगे. उतने तो नहीं लग सकते ना, पॉसिबल नहीं है. और तुम्हें हमेशा लगेगा कि यार 100 नहीं लगाएं, पूरा मैंने नहीं किया तो शायद मेरा तैयारी बहुत अच्छा नहीं है. तो वो कॉन्फिडेंस को भी कहीं ना कहीं हिला देता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि तुम जब एग्ज़ाम देने बैठो तो यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि जितनी तैयारी हो सकती थी उतनी है मेरी. जो भी पेपर है, अगर मुझे कोई सवाल डिफ़िकल्ट लगेगा तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा. तो हड़बड़ाने की बात नहीं है. ऐसे भी कौन सा तुम्हें प्रीलिम्स में 200 में से 200 लाने हैं, तुम्हें क्वालिफाई करना है. तो ऐसे कॉन्फिडेंस अगर वो रहेगा तो तुम कर पाओगे वहाँ पे. मेरा सिंपल था, वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं पढ़ के जो भी था रिवाइज करके बंद करता था, कॉपी बुक्स जो भी है. एंड आई यूज्ड टू अनाउंस दिस टू माई सेल्फ कि हो गई, सब कवर हो गया. जो मान लो कुछ नहीं भी हुआ कवर, तो लाइक कि कोई चीज़ को सोचा था कि एक बार और रिवाइज करेंगे बट अब टाइम नहीं है, तो छोड़ दो उसको. ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं. तो उसको छोड़ दो और अनाउंस कर दो कि यार हो गया. कहीं ना कहीं तो तुमने पढ़ाई है ना वो चीज़. बिल्कुल सर. और यूपी प्रीलिम्स में क्या है कि तुम्हें लिखना नहीं है उसमें. एग्ज़ाम में आंसर तुम्हारे सामने है, तुम्हें बस सेलेक्ट करना है कि सही वाला आंसर कौन सा है. जी सर. तो सेलेक्ट करना है ना, तो उसके लिए एग्जैक्ट चीज़ बार बार पढ़ना ज़रूरी है भी नहीं. तो तुम देखो कॉन्फिडेंस रहेगा तो वो सामने से सेलेक्ट कर लोगे. ऑफकोर्स उसमें रिस्क फैक्टर होता है, तो रिस्क तो लोगे ही. तुम सारे सवाल तो किसी को भी नहीं आते. लाइक जो रैंक 1 लाता है उसे भी नहीं आते, और जिनके नहीं भी होते हैं उनके भी नहीं होते. डिफरेंस यही होता है. बहुत सारे लोग उस वाले ड्यूरेशन में होते हैं जहाँ पे लाइक -5 to 10 मार्क्स फ्रॉम द कट ऑफ. उसमें मेजॉरिटी जनता होती है. तो ये 10 मार्क्स क्या होते हैं, 5 सवाल होते हैं. 5 सवाल किसी के सही और गलत हो सकते हैं बेस्ड ऑन कि वो कॉन्फिडेंट थे या नहीं अपने आंसर्स को लेके. बिल्कुल. सो आई थिंक दीज थिंग्स मैटर. तो सर यहाँ से मैं जो समराइज़ कर पा रहा हूँ ये कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पर पहले PYQ आपको करना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे जाना है. और दूसरा ये कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो इनफ है. अब आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना, प्रेशर नहीं लेना है.
सर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सर, सी साइड जो कि काफ़ी आजकल देखिए आप ट्रेंड देख ही रहे होंगे, काफ़ी टफ हो रहा है, तो सर सी साइड के लिए क्या अप्रोच रखना है? यार ये अच्छा क्वेश्चन है। जी मतलब मेरे जो फ्रेंड्स IITs IIMs जी इवन NITs सब अच्छे कॉलेजेस से हैं, जी उनको मैंने CSAT में फेल होते देखा है। जी सर लाइक बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आ पाया। जी तो एक तो पहला ये है कि लाइटली नहीं लेने का इसको, बिल्कुल सर, जो कि छोड़ के रखते हैं लोग कि सीधे एग्जाम में बैठेंगे हो जाएगा। हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सवाल उनसे बन नहीं पाते, जी वो होता है कि आउट ऑफ टच हो जाते हैं लोग, जी क्योंकि बेसिकली UPSC का जो सिलेबस है ह्यूमैनिटीज़ का सिलेबस है। तो ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बनाना या मैथ्स बनाना या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाना शायद उन्होंने बनाया होगा 4 साल 5 साल पहले, उस समय ऐसे ही आराम से बनाते होंगे, बट अभी अचानक से नहीं, उस समय उस पॉइंट पे तो नहीं आ पाएगा। जी तो मतलब हम जो करते थे वो था कि एग्ज़ाम्स आने वाला है, उसके 1 से 2 महीने पहले एक टेस्ट पेपर लगा लेते थे। जी उससे खुद का आइडिया लग जाता है कि कितने कंफर्टेबल हैं। जी अगर खुद टेस्ट दिया और मान लो आगे 150 नंबर, जी तो मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तुम्हें उतनी ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल सर। तो छोड़ दो, फिर तुम्हें उतना ज़रूरत है नहीं। जी लेकिन खुद को असेस करने के का तरीका है। जी तुमने 2 महीने पहले एक टेस्ट पेपर लगाया CSAT का, जी उसमें आए तुम्हारे 50 नंबर, तो तुम्हें बहुत ज़रूरत है कि चीज़ों को रिवाइज करो। तो पहला है, इसमें भी 2-3 PYQs लगा लो, जी उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाते हैं तुम्हें। जी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक कि मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक कुछ होता है क्लॉक के क्वेश्चन होते हैं, जी। कुछ पजल्स वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मिसिंग नंबर्स होते हैं, जी नंबर सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आजकल जी। बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं। तो अब इन ईच टाइप्स को जी के कुछ कुछ सवाल बना लो। जी सर। तो लाइक 5-6 क्वेश्चंस बना लोगे तो जी। यू विल गेट टू नो कि कैसे इसको करते हैं। ऑफ कोर्स तुम पहले करते ही थे, जी। अगर जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं वो सीख ले उस समय, या जो ह्यूमैनिटीज़ है उनको तो थोड़ा और पहले से करनी चाहिए। जी लाइक कि 4-5 महीने पहले 1-2 बार टेस्ट पेपर्स लगा के देख लें। बहुत सारे लोगों को बहुत आसानी से हो जाता है जी उनको भी, क्योंकि मैथ्स तो से स्कूल के लेवल पे का होता है वो, जी बट सर लिख के आता है केवल अप टू 10th लेवल, तो बट होता नहीं सर। हाँ ये है, इवेंचुअली ऐसा लगता भी है कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है, जी बिकॉज प्रीलिम्स का एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, जी उनको एक फिक्स नंबर ऑफ लोगों को ही आगे ले जाना है, बिल्कुल सर। एंड एक पॉइंट के बियॉन्ड किसी चीज़ को की डिफ़िकल्टी को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब GS जो पेपर 1 होता है उसका, जिसमें GS के सवाल आते हैं, उसमें डिफ़िकल्टी बढ़ाते बढ़ाते कितना डिफ़िकल्ट किया जा सकता है, कितना, तो फिर तुम्हारे पास एक दूसरा पेपर भी है जी। जिसमें डिफ़िकल्टी बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल तो वहाँ बढ़ा देंगे। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा तो अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन उसके लिए तैयारी करके जानी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। जी तो लाइक ऑल्दो मेरा ये सब काफ़ी अच्छा था, लाइक कैट वगैरह के प्रिपरेशन किए थे मैंने, जी। तो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी आसान थी। जी सर। फिर भी 2 महीने पहले एक बार टेस्ट पेपर लगा लेते थे, जी और जब एग्ज़ाम आने वाला होता था तो इसेंशियली फुल डे जो होता है ना, जी। एक सुबह तुम एक पेपर लगाओ, तो वो घर पे ही करते थे। टेस्ट पेपर्स जो प्रीलिम्स के होते थे वो घर पे ही लगाते थे। तो सुबह 10 बजे एक पेपर लगा लिए, तुम 12 बजे तक दिए वो पेपर, 2 घंटे का ब्रेक ले लिए जैसे होता है जी एक्चुअल एग्ज़ाम में, फिर 2 बजे फिर से बैठ गए, CSAT का एक पेपर लेके वो खुद प्रिंट करके रख लिए थे और खुद घर पे लगा लो। तो ऐसा हर संडे भी कर लो, तो 4 पेपर लग गए वो, और उन जो नहीं बने थे उस समय जी सर। उनको बाद में सॉल्व कर लो, लाइक जब रिव्यू करते हो जी सर। तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। 4 पेपर सॉल्व कर लेते हो तुम, इसेंशियली 400 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, बिल्कुल सर। तो काफ़ी हो जाता है। सर अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो आपने बताया कि आपने मेंस जो आपका प्री तो निकल जाता था, सर मेंस में आपको सर प्रॉब्लम होती थी। राइट कई बार आप 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 12 नंबर ऐसे इतने कम कम मार्क्स से रुके हुए हैं। राइट तो सर चूंकि ये काफ़ी लंबा समय आपको लगा, 5 साल का समय लगा, इसमें कई बच्चे क्या होते हैं 1-2 बार में ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर इस दौरान आपने अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखा? यार, मोटिवेट रख पाना खुद के लिए थोड़ा तो मुश्किल होता है। जी यहाँ पे तुम्हारा इकोसिस्टम बहुत हेल्प करता है तुम्हें। जी सर। पहला तो ये है कि तुम्हें खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जी। तुम जो कर रहे हो वो तुम कर सकते हो। तो इसेंशियली ऐसा था कि क्योंकि बहुत क्लोज मार्क्स से छूट रहा था, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि थोड़ा सा और पुश करने पे
थोड़ी चीज़ों को और रिफ़ाइन करने पे चीज़ें मार्क्स बढ़ सकते हैं, एंड इवेंचुअली वो बढ़ते भी थे। बट यूपीएससी का प्रोसेस थोड़ा सब्जेक्टिव और अनप्रेडिक्टेबल भी है कि एक जगह पे मार्क्स बढ़े, दूसरी जगह पे कम हो गए, एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीजनिंग टू इट कि वहाँ पे क्यों कम हो गए। जी सर। लाइक तुम अपना बेस्ट ऐसे लिख के आओगे और वो उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एंड एवरेज सा तुम्हें लगा लिख के आए हो तो ठीक ठाक मिल गए। वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, कंट्रोलेबल तो है नहीं। तो व्हाट इज़ कंट्रोलेबल, यू वर्क ऑन दैट, कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो जब तुम्हारे मार्क्स आते हैं। जी सर। ऑब्जेक्टिव वे में देखो कि इसमें कम हो गए थे तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, टॉपर्स वगैरह देख लो। बट ये तो प्रोसेस हो गया। खुद को मोटिवेट रखने के लिए एज इन यार यहाँ पे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली, ये सारी चीज़ें काम आते हैं। लाइक बहुत लोग प्रिपरेशन के दौरान बहुत आउट ऑफ टच हो जाते हैं दोस्तों से, परिवार से, क्योंकि डिमांड ऑफ एग्ज़ाम इज सच कि तुम ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तुम पढ़ाई को दे रहे हो, तो शायद तुम शादियां अटेंड नहीं कर पाओगे, या बर्थडेज पे नहीं जा पाओगे, या दोस्तों के साथ ट्रिप पे नहीं जा पाओगे, जो कि शायद हम सब ने वो किया है। तो थोड़ा तो हो जाता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करना अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। एटलीस्ट तुम्हारे कुछ तो दोस्त हर किसी के होते हैं, परिवार तो सबका होता है जो कि हमेशा रहता है। तो उनसे टच में रहो, उनसे बातें करो, वो एक चीज़ है। दूसरा है कि सेहत का ख्याल रखो। अगर इस प्रोसेस में बीमार पड़ गए तो वो पूरा अटेम्प्ट तुम्हारा ख़राब हो जाता है। बिल्कुल सर। और क्योंकि लार्जली सेडेंटरी वे ऑफ लाइफ हो जाता है, तुम बैठे हो टेबल कुर्सी पे, और अगर वो तुम दिल्ली में जाके प्रिपेयर कर रहे हो तो तबीयत ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। लाइक हवा, पानी, बाहर का खाना, छोटे छोटे कमरे, तो वो भी एक दिक्कत है। तो सेहत का ख्याल रखो। तो लाइक मैं इवनिंग वॉक्स पे जाता था शाम में, या फिर दौड़ लिया, तो कुछ कर लो। बहुत लोग मेडिटेट करते हैं, बहुत लोग प्राणायाम वगैरह करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो ऐसे योगा, साधना, ये सब चीज़ें यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान शुरू किया था उन्होंने। तो ये सब चीज़ें करते हैं। उसके अलावा एक परिवार से जुड़े हो तुम, सेहत का ख्याल रख रहे हो, उसके अलावा अपने शौक़ अगर कुछ हैं तो उसको भी लाइक पूरी तरह से तो मत मारो। हाँ, क्योंकि वो एसेंशियली हेल्प ही करते हैं तुम्हें। बिल्कुल। लाइक अगर कुछ खेलते हो तो खेल लो, ऐसा नहीं कि पूरे दिन खेलो, फिर पढ़ोगे कब। लेकिन 1 घंटे अगर शाम में तुम जाके बैडमिंटन खेल रहे हो तो वो कुछ ज़्यादा हार्म कर नहीं रहा है, रैदर तुम्हें और फ्रेश रख रहा है। और तुम जब वापस लौट के आओगे तो शायद ज़्यादा फोकस्ड वे में पढ़ाई कर पाओगे। तो अगर वैसे कोई शौक़ है या खेलने के अलावा भी अगर कोई शौक़ है, लाइक मैं ऑडियो बुक्स सुनता था। बुक्स पढ़ने का शौक़ था मुझे, लेकिन ऑलरेडी इतने सारे टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे थे हम लोग, तो फिर किताबें पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। तो ऑडिबल और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जहाँ से तुम ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। तो मैं प्लग करता था और वॉक पे निकल जाता था, तो कुछ किताबें पढ़ लिया, सुन लिया, तो मुझे ऐसे फ्रेश फील होता था उससे। तो वो अपना हर किसी का अलग अलग होता है, तो वैसा कुछ फाइंड करो। अगर कुछ नहीं भी है तो कुछ डेवलप कर लो। क्योंकि एट एंड ऑफ द डे जब इंटरव्यू दोगे तो डैफ में भी एक हॉबीज सेक्शन होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं कहोगे कि कुछ भी नहीं करते थे, कुछ तो करते ही हो। हर कोई कुछ ना कुछ करता है, मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो कर लो। एक ट्रैवलिंग बहुत लोग करते हैं, मुझे खुद भी बहुत ट्रैवलिंग पसंद थी। तो आफ्टर प्रीलिम्स लाइक आई यूज्ड टू गो 2-3 डेज़ के लिए कहीं चले गए, मेंस ख़त्म हुआ तो फिर 1 हफ्ते के लिए कहीं पे चले गए। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा तुम लाइक फ्रेश रहते हो, प्रिपेयर, पढ़ाई लिखाई बहुत बोझ नहीं बन जाती है। जी सर, जैसा कि आपका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, आपने बताया कि आपको IIM से भी कॉल आया था, आपको अच्छा खासा पैकेज मिला हुआ था। उस टाइम सर आपने जॉब छोड़ दी, तो सर कभी आपको ये नहीं लगा, डर नहीं लगा कि मैं जॉब छोड़ना हो सकता ना हो? यार प्रोबेबिलिटी तो हमेशा है चीज़ों के नहीं होने के, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज सच थिंग कि चीज़ों के होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। जी सर, मैंने आपसे ये इसलिए पूछा क्योंकि आप जहाँ पे थे कई लोगों का ड्रीम होता है वहाँ तक पहुँचने का। राइट जी। यार इसेंशियली जो लाइफ एक्सपीरियंस ये रहा है कि थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। जी सर। तो रिस्क ही था, लाइक एक सेट वे ऑफ लाइफ था कि
10th अच्छा किए हो तुम 10th बोर्ड्स में तो PCM ले लोगे, मैथ्स लोगे, फिर इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग में अच्छा कर रहे हो, अच्छे कॉलेजेस में हो, फिर MBA करने जाओगे एंड देन तुम कुछ और करोगे। एक सेट पाथ बना हुआ है। तो इससे जब भी तुम कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं। एक्चुअली तुम मिलोगे तो मोस्ट ऑफ द लोग जो प्रिपेयर करते हैं, जो एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने लाइफ में रिस्क लिया ही है प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे लोग अच्छे जॉब्स छोड़ के आते हैं। तो ये सारी जो स्टोरीज़ सुनते भी हैं हम लोग, तो फिर एक रीइंफोर्समेंट सा होता है शायद जी सर, कि ठीक है रिस्क लिया जा सकता है, एंड मोर देन दैट इट इज़ वर्थ टेकिंग, बिकॉज रिवॉर्ड्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल सर। तो अगर कम रिवॉर्ड्स में सेटल हो सकते हो जी तो कम रिस्क भी लेना होगा। तो वो ट्रेड ऑफ है, तुम कर सकते हो तो करो। जी एंड सर। जनरली ऐसा लाइक कहते भी हैं, वीर भोगे वैसा वसुंधरा, जी तो वो है। जी सर। सर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड बुक्स की, तो सर आपने कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई हैं, और आपको कौन कौन सी लगता है कि ये स्टैंडर्ड बुक सभी को पढ़ना चाहिए? यार बुक्स बेसिक्स ही पढ़ो। जी सर। लाइक सब्जेक्ट वाइज अगर हम बता दें तो हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री इसेंशियली जी बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ते थे, जी तो उससे प्रीलिम्स मेंस दोनों का सॉर्ट हो जाता है। जी विपिन चंद्रा की ही समरी काइंड ऑफ बुक है, एक जो छोटी सी बुक आती है, आई थिंक मिस्टर अहीर की बुक है, आई डोंट रिमेम्बर, स्पेक्ट्रम। जी जी तो काइंड ऑफ समरी ही है वो विपिन चंद्रा जी की सर। हिस्ट्री की बुक की, तो उसको भी देख सकते हो अगर टाइम शॉर्टेज है। बट आई प्रेफर्ड कि या समरी क्यों पढ़ना, खुद से पढ़ लो पूरा जी और सर, खुद से समरी बना लो। जी तो चैप्टर वाइज समरी मैंने बना ली थी उसकी। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो वो था, नितिन सिंघानिया से एंशिएंट हिस्ट्री कर लिया था, जी वो भी काफ़ी बल्कि बुक है। जी तो पूरा पढ़ना तो शायद डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन कुछ चैप्टर्स सिलेक्टिवली वो पढ़ लो उसमें, और उनमें से कौन से चैप्टर्स पढ़ोगे तुम ये जी। पता चलता है जब PYQs बनाते हो जी सर। कि कहाँ से रिकरेंट वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन चैप्टर से। जी तो उन सारे चैप्टर्स को पढ़ लो, वो काफ़ी है। जो जिससे इक्का दुक्का कभी पूछे गए, एक बार पूछा फिर कभी नहीं पूछा, तो छोड़ सकते हो, जी लाइक सर। सेफली छोड़ सकते हो उन सब चीज़ों को, क्योंकि हर चीज़ चेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर। तो हिस्ट्री वो हो गया। देन ज्योग्राफी के लिए मैंने पार्शियली GC लियोंग की बुक थी, पार्शियली लाइक फ्यू चैप्टर्स, 3-4 चैप्टर्स उसमें जो अच्छे थे। उसके अलावा NCERT ही 11th-12th की। जी सोसाइटी लार्जली इंटरनेट से किया था। जी लाइक कीवर्ड्स तुम डालो इंटरनेट पे, बहुत सारे वेब पेजेस आएंगे, वहाँ से अपने नोट्स बना लो। जी तो और सोसाइटी प्रीलिम्स में तो आता भी नहीं है, तो तुम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बनाने हैं नोट्स। जी उसके अलावा तुम GS2 में देखो तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं, हमने जी भी सर। पढ़ी है। प्रीलिम्स के लिए लार्जली हेल्प करता है। जी मेंस के लिए अगेन तुम्हें थोड़ा सा तो उसमें वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, जी सर। क्योंकि द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कम नाउअडेज वो डायरेक्ट नहीं होते हैं लक्ष्मीकांत से। ऐसा नहीं कि तुम पढ़ के गए हो तो सीधे सीधे लिख दोगे, एक एनालिटिकल वे में क्वेश्चन होता है, जी सर। तो उसमें थोड़ा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। जी इंटरनेशनल रिलेशन अगेन कोई भी PT 365 प्रीलिम्स मेंस ऐसा वाला जो होता है, उसे एक बेस नोट्स बना लो, जी और उसके बाद फिर जो भी न्यूज़पेपर से वैल्यू एडिशन हो सकता है जी वो करते रहो, क्योंकि वैल्यू एडिशन ही होता है उसमें। इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी डायनामिक चीज़ है, जी सर। तो उसमें हमेशा अगर तुम रीसेंट एग्जांपल्स डालते हो आंसर में तो अच्छा होता है। जी क्या बच गया? GS3 बचा। GS3 काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें, जी और प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट GS3 हो जाता है। जी तो इकोनॉमी के लिए मैंने वाजीराम में 2 टीचर्स थे, श्याम सुंदर सर, तो शिवरपित सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं एक्चुअली। उन्होंने क्लासरूम में पढ़ाया है। वो इकोनॉमी के लिए प्रीलिम्स मेंस शिवरपित सर और श्याम सुंदर सर के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, जी अलॉन्ग विथ जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, जी सर। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ में इकोनॉमिक्स लार्जली तुम्हारा हो जाता है। जी उसके अलावा क्या हो सकता है?
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जी सर। लेकिन पढ़ लेना चाहिए। लाइक जो सिलेबस में जो की पॉइंट्स हैं वहाँ पे, जी उन सारे की पॉइंट्स पे तुम एटलीस्ट 2 से 3 पेज के नोट्स बना लो जी सारे की पॉइंट्स पे। उसमें कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग के मटेरियल उठा लो और उस पर बना लो और फिर वैल्यू ऐड कर लो इंटरनेट से, जी तो वो हो गया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगेन एक छोटा सा टॉपिक है, जी बट 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। जी तो उसके लिए क्या कर सकते हो, लाइक मेरे 5 पेज के नोट्स थे जी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेसिफिक थे। जी सर। तो क्योंकि डिज़ास्टर्स ज्योग्राफी में भी होते हैं, जी तुम्हारे GS3 में भी होते हैं, GS1 GS3 में होते हैं, दोनों में होते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन को 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। जी लाइक सुनामी जब GS1 में पूछा जा रहा है तो तुम्हें बताना है कि लाइक सुनामी होती कैसे है, वो एज ए जियोफिजिकल इवेंट है, उसके पीछे के प्रोसेसेस क्या हैं। जी बट सेम सुनामी का क्वेश्चन जब GS3 में आता है तो तुम वहाँ पे फिर वो उसकी ज्योग्राफी नहीं बताते रहोगे, उसमें जी। बताओगे कि सुनामी एज ए डिज़ास्टर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, उसको मिटिगेट करने के लिए क्या किया जा रहा है जी और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या केस स्टडीज़ हैं बाहर के दूसरे गवर्नमेंट्स ने क्या किया है। जी तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहनी चाहिए। उसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए शंकर की किताब आती है, जी सब वही पढ़ते हैं, हम भी वही पढ़े, उसी से नोट्स बना लिए थे। जी एंड अगेन लार्जली ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट में जो रीसेंट फिनोमेनाज हैं, जी जो लास्ट 1-1.5 साल के साइकिल में जो भी इवेंट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं विज़ लाइक ओवरऑल सारी चीज़ों से। तो उन सारे को अच्छे से कर लो। अगर कहीं पे ग्लेशियल फ्लड हुआ है जी तो यू शुड नो कि ग्लेशियल फ्लड्स कैसे होते हैं, प्रोसेस क्या है, कैसे इम्पैक्ट करते हैं जी चीज़ों को, कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो जो भी उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इवेंट्स हुए हैं उनको थोड़ा, इवेंट्स। हाँ, उनको थोड़े अच्छे से तैयार कर लो। जी इथिक्स के लिए अगेन GS4 काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत लोगों के लिए काफ़ी हेडेक भी है। जी तो यार इस इथिक्स के लिए मैंने टॉपर्स कॉपी बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया था। जी लाइक आइडेंटिफाई लास्ट 3-4 साल में तुम्हारे कौन से टॉपर्स हैं जिनके एथिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उनके कॉपीज़ जो अवेलेबल हैं वो तुम देखो। उसमें से जो एग्जाम्पल्स हैं, द फॉर्मेट्स दैट दे यूज़, द केस स्टडीज़ दैट दे यूज़, उनको अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर लो। जी सर। एंड फ्यू आइडियाज़ लाइक कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हो जाता है एथिक्स में। जी तो आई हैड दिस लाइक सेट ऑफ 60-50 कीवर्ड्स जो एक पेज में लिखे हुए थे, जी और ऐसे मैं एग्ज़ाम के पहले उसको बार बार, उस पेज को ऐसे बार बार देखता था जी कि वो एग्ज़ाम में वो सारे वर्ड्स मेरे पास रहें। जी तो जो कॉमन लैंग्वेज में ना लिख के उन सारे वर्ड्स को यूज़ करते हुए एग्ज़ाम में लिखोगे जी तो शायद बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये सारे थे मेरे सोर्सेज लार्जली, अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर जो कि एक मेजर सोर्स होता है। जी सर। न्यूज़पेपर में आई प्रेफर्ड इंडियन एक्सप्रेस ओवर एनी अदर न्यूज़पेपर। उसमें इंडियन एक्सप्रेस आई फाउंड कि मेरे लिए बहुत वेल सूटेड है, जी सर। बाकी तो ठीक है। सर अभी आपने न्यूज़पेपर की बात की तो मेरे मन में एक क्वेश्चन और आ गया सर। क्वेश्चन ये है कि सर करंट अफेयर जो होता है सर, कई लोगों के लिए चैलेंज होता है। कई लोगों के मन में ये डाउट होता है करंट अफेयर पढ़े कहाँ से, क्योंकि जो सोर्सेज हैं कई सारे हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, कोचिंग के मैगजीन्स हो गई, बहुत से ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सर बेस्ट क्या होता है सर, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मैगजीन की कोचिंग की वेबसाइट्स को फॉलो करना है? ऐसे देखो जी कि कोचिंग में जो मटेरियल्स बनाते हैं जी कौन बनाते हैं, लाइक हमारे तुम्हारे जैसे लोग जी ही सर। बना रहे हैं। तो एक तरह से तो देखो कि ठीक है, एक कंप्रेस्ड वे में तुम्हें जी। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बिना रिसर्च किए हुए एक जगह पे मिल जाता है, विच इज़ जी। वेरी गुड। लेकिन अभी क्या है ना, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम था जी जब शायद 3-4 साल पहले या उसके भी 3-4 साल पहले, जब इंफॉर्मेशन की कमी के कारण लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करने में मुश्किल होती थी। लाइक जी कि सर। कंटेंट अवेलेबल उतना है नहीं, लेकिन अभी एक्सेस ऑफ कंटेंट अवेलेबल है। जी जैसे तुम बोले बहुत सारे सोर्सेज, जी सर बिल्कुल। एक सोर्स भी कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे जितना डीक्लटर कर पाओगे, जितनी एबिलिटी है तुम्हारी कि मिनिमम सोर्सेज पे आ जाओ, जी सर। तो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लाइक एसेंशियली कोचिंग के मैगजीन्स अगर पढ़ते हो, जी वेरी गुड, बट किसी एक का ही पकड़ो
जी। सबके एक जैसे ही होते हैं, अच्छा, प्रोसेस सेम होता है। लाइक लार्जली 5-10% का अंतर होता है। जी। किसी का एक थोड़ा सा बेहतर होगा, किसी का एक थोड़ा सा कम बेहतर होगा। जी सर। वो भी क्या डिपेंड करता है कि इट्स ऑल लक कि उससे कभी सवाल आ गए जी। यूपीएससी में, कभी नहीं भी आए, जी। तो किसी एक का तो पढ़ लो। इसेंशियली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि न्यूज़पेपर्स तो स्टेपल था, जी। न्यूज़पेपर से ही मेजर वे में नोट्स बनाते थे। जी सर। बट ऐसा ऐसा था सीन कि एक कॉपी के लास्ट पेज पे, लास्ट के फ्यू पेजेस पे, जी। लाइक मैंने लिख के रखा था GS1, GS2, GS3, अलग अलग पेजेस। जी सर। एंड जो भी एक मेजर थीम चल रहा है अभी न्यूज़ में, कोई भी एक मेजर थीम चलता है जो एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है, जी। तो आई यूज टू राइट दैट थिंग कि ठीक है, ऑन स्पेसिफिक वो GS1 में, 2 में, 3 में जहाँ पे भी आता है कि ये वाला टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जी। तो वो बस उस टॉपिक का नाम लिख लिया, थोड़ा बहुत जो पढ़ा उसके लिए, एंड देन जाने दो उसको। एंड देन एट एंड ऑफ द ईयर जब प्रीलिम्स तुम्हारा आने वाला है, लाइक अभी जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास, वो तुम्हारे जो लिस्ट बन के तैयार हुआ है GS1 के, 2 के, 3 के, 4 के, कि जो ये मेजर इवेंट्स न्यूज़ में थे, जी। उन सबको सर्च करो। जी। वो सब पे छोटे छोटे नोट्स बना लो। लाइक कुछ, लाइक अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ कि USA में जो फेडरल बैंक है उसने अपने रेट्स चेंज किए, उस जी। पर बहुत न्यूज़पेपर डेली आर्टिकल्स Daily लिखेंगे, एंड उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो रहा है, बिजनेस साइकिल्स पे क्या हो रहा है, शेयर मार्केट पे क्या हो रहा है, जी। तो अलग अलग चीज़ें लिखते रहेंगे। तो उतना तुम हर चीज़ कितना कितना पढ़ते रहोगे, बिल्कुल सर। तो तुम बस उसको मेंशन कर लो कि वो हुआ। जी। एंड एग्ज़ाम से ऑफ कोर्स 3-4 महीने पहले यू फिगर आउट इन द सेंस कि डू सम रिसर्च बाय योरसेल्फ जी। कि ठीक है वो रिजर्व चेंज होता है तो इंडिया के मार्केट पे क्या असर होता है, जी। इंडिया में रेपो रेट्स क्या चांसेस हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, जी। देन अगेन FIIs का इनफ्लो बढ़ जाता है, आउटफ्लो बढ़ जाता है। जी। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, ये साइकिल बस समझ लो, वो काफ़ी है। वो उसमें उसके बाकी सारे डिटेल्स में नहीं जाना है तुम्हें। वो कभी भी नहीं पूछेगा कि कितने % से उन्होंने बढ़ाया, कितने % से घटाया, जी सर। ऐसे सवाल नहीं पूछते, कभी पूछते ही नहीं है। वो जी। पूछते हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ, जी। इम्पैक्ट क्या हुआ, तो तुम इम्पैक्ट को समझो। तो वो क्लोजर टू एग्ज़ाम वैसे करके सारे सब्जेक्ट्स को, लाइक रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा था, जी। तो अब वो पूरे साल से चल रहा था, जी सर। तो यू हैव इट रिटन कि दिस इज़ अ मेजर सब टॉपिक जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी। तो व्हाट यू डू, उसके पॉलिटिक्स में नहीं जाओगे, तुम पढ़ोगे नेटो के बारे में पढ़ोगे, जी। तुम पढ़ोगे कि सोवियत यूनियन का पहले क्या ऐसा कोई ग्रुपिंग था सोवियत कंट्रीज़ का जिसमें यूक्रेन भी पार्ट था, जी। उसके बारे में पढ़ोगे। तुम उस पूरी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पे ब्लैक सी है, जी। वहाँ पे क्या पोर्ट्स हैं, मेजर सिटीज़ जो हैं वहाँ पे, तो उन सबको देखोगे। तो ऐसे करके खुद से रिसर्च करो जी सर। कि, और ये बहुत सारे टॉपिक्स, ये थोड़े हाई यील्डिंग टॉपिक्स हुए तुम्हारे, जी। लाइक कि एक तो कोचिंग वाले मटेरियल्स में तो बहुत सारा चीज़ होगा, जी। ये सारी चीज़ें भी होंगी, जी। बट ये तुम्हारी खुद की समझदारी से ये ऐसे हर सब्जेक्ट वाइज कुछ 20-30 टॉपिक्स हुए जी। जिससे तुम्हें लगता है कि ये तो पूरे साल न्यूज़ में थे, या फिर जब भी न्यूज़ में थे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया गया था। लाइक G20 जब हुआ था तो G20 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो G20 में अब कौन आया कौन गया वो सवाल कभी नहीं पूछेंगे। जी। लाइक G20 एज अ फोरम क्या है, उस लाइक उसमें क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो सारे सवाल पूछे जाते हैं। जी। तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो और ख़ुद के थोड़े से नोट्स बना लो, दैट विल डू योर वर्क। एंड देन स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट के लिए मैं रिलाई करता था इन पे, कोचिंग के मटेरियल पे। जी सर। तो किसी भी कोचिंग का उठा के उनके इन्वायरमेंट का जो मॉड्यूल था वो मैं कर लेता था, क्योंकि इन्वायरमेंट से बहुत सारे सवाल आते हैं। इन छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो कि शायद मिस कर देते हैं हम लोग। कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में था, या कोई टाइगर रिजर्व कहीं पे न्यूज़ में था, या कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ ऑफ प्लांट या एनिमल डिस्कवर हुआ है जी। जो कि न्यूज़ में था, तो वो उससे बहुत एक्सटेंसिवली कवर हो जाता है। एंड
देन यू कैन जस्ट टिक ऑफ वहाँ पे। जी सर। सर थोड़ा सा हम सिलेक्शन के बाद वाली चीज़ों पे भी बात करते हैं। सर जब हमारा सिलेक्शन होता है, जैसे कि अब अभी IRMS ऑफिसर हैं, तो सर जब हमारा सिलेक्शन, तो उसका ट्रेनिंग कैसे होता है IRMS ऑफिसर्स का? ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि लबासना में होता है, सारे सर्विसेज का साथ में होता है। जी वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स होता है, उसके बाद पीपल मूव टू देयर रिस्पेक्टिव एकेडमीज। जी तो IRMS की एकेडमी लखनऊ में एट जी प्रेजेंट, तो वहाँ पे होता है। तो एट लखनऊ, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा रेलवेज़ का खुद का एक फाउंडेशन कोर्स होता है, जी तो वो हो गया। उसके बाद एक मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है जो जी। कि गति शक्ति विश्वविद्यालय भी करवाते हैं, वो हो गया। देन रेलवेज़ के बहुत सारे CTIs हैं, लाइक सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो जैसे रेलवेज़ के अलग अलग विंग्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जी ट्रैफिक, अकाउंट्स, पर्सनल। तो उन सारे अलग अलग CTIs में और अलग अलग जो डोमेन्स के सबके जो खुद के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जाते हैं लोग, जो कि कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, लाइक पुणे, नासिक, सिकंदराबाद, जमालपुर ऐसे हैं। तो इन सब जगहों पे थोड़े थोड़े टाइम की ट्रेनिंग होती है, लाइक 2 वीक्स की ट्रेनिंग हुई इन सब जी। जगहों पे। उसके बाद हमारे कुछ दूसरी सर्विस के एकेडमीज़ में उनके साथ ट्रेनिंग होती है, जी लाइक अभी थोड़े दिन पहले NADT में IRS की एकेडमी है, जी IRSIT की एकेडमी, तो उनके साथ था ट्रेनिंग। देन कुछ PSUs के अटैचमेंट्स होते हैं हमारे, जी जैसे कि IRCTC के अटैचमेंट्स थे, देन CBI के अटैचमेंट थे अभी थोड़े दिन पहले, जी तो वो था। उसके अलावा कुछ अटैचमेंट्स होते हैं कोल, स्टील, सीमेंट के जो प्लांट्स होते हैं उसके अटैचमेंट्स होते हैं। तो वी गो एंड सी कि माइनिंग का प्रोसेसेस कैसे हो रहा है, उनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, उसको लाइक कोल फील्ड्स में जो लॉजिस्टिक्स है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखते हैं। देन सिमिलरली जो अदर पार्टनर्स हैं रेलवेज़ की, जिनके कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक पेट्रोलियम, उसके लिए BPCL, HPCL की रिफाइनरीज़ को विज़िट किया हमने। जी देन सीमेंट प्लांट्स तुम जाओगे, स्टील प्लांट्स जाओगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। देन पोर्ट विजिट्स होते हैं, तो लाइक JNPT पोर्ट्स हैं, जी पारादीप पोर्ट है ऑन ईस्ट एंड वेस्ट जी कोस्ट, तो वहाँ पे जाओगे तुम देखोगे पोर्ट ऑपरेशन कैसे होता है। तो क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक वर्क, जी सर। तो ये दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड इनटू इट। एंड देन यू हैव स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑफ योर ओन डोमेन, जी like within IRMS there are 8 different domains, then you have to choose between those domains. Like I have taken traffic, which handles operation and commercial part of railway. जी सर। तो उसकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है ऑपरेशंस की, वेयर यू अंडरस्टैंड कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं, जी RRIs कैसे काम करते हैं, सिग्नल्स कैसे होते हैं, स्टेशन मैनेजमेंट कैसे होता है, एंड बिजनेसेस कैसे रेलवेज लेता है खुद को, जो कमर्शियल का पार्ट है, जी सर। न्यू रेवेन्यू सोर्सेस क्या हैं जिस पे वर्क किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग प्रोफेसर्स आते हैं, स्पेशलिस्ट मोस्टली फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, जहाँ पे खुद के इन हाउस कुछ फैकल्टीज़ होते हैं, कुछ फैकल्टीज़ IITs और IIMs से होते हैं, एंड दे टुगेदर शेप दिस होल प्रोबेशनर्स टू बिकम ऑफिसर्स। जी सर। सर अभी हमने चर्चा किया ये लबासना पे, तो सर लबासना को लेके काफ़ी लोग सर ये उत्सुक रहते हैं कि लबासना में लाइफ कैसा होता है, लबासना में लोग किस तरीके से कर रहे होते हैं क्या। तो सर थोड़ा लबासना लाइफ के बारे में बताइए कि किस तरीके से लाइफ होता है वहाँ पे, यार मैं कैसा लगता है। एसेंशियली इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, मैं जी। खुद लबासना नहीं किया, वो तो कोई और बता पाएगा। जी जो मेरे बैचमेट्स गए, जी तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि जो स्टोरीज़ मैंने सुनी उनसे, कि एक तो ये है कि प्रिपरेशन ख़त्म होता है तुम्हारा, जी। बहुत लोगों का बहुत लंबा प्रिपरेशन होता है, बहुत लोगों का कम टाइम में भी होता है, लेकिन प्रिपरेशन एसेंशियली बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम होता है लोगों के लिए, एंड जी you complete it and then you become what you have always dreamed of, and then you go to that academy. So essentially in a way academy as a in its own शायद उतना नहीं, लेकिन जो एक्सपीरियंस तुम लेके जाते हो, तुम जो अलग अलग बैचमेट से मिलते हो फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, वो ऑल आर इक्वली पैशनेट एंड टैलेंटेड जी। लाइक यू।
उनके साथ तुम जेल अराउंड करते हो, नई चीज़ों को सीखते हो, एक एस्पिरेंट से ऑफिसर बन जाते हो, जी तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। जी सर, आप एक IRMS ऑफिसर हैं, तो सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपका सर डे किस काइंड का होता है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके का रूटीन होता है? जब हमारी ट्रेनिंग चलते रहती है, जी लाइक एक डे दूसरे डे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता नहीं है। जी इसेंशियली जब सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जब एकेडमी में है तो एक नॉर्मल डे कैसा होता है, तो इस सुबह पीटी होती है, मॉर्निंग जी। पीटी सुबह 6 बजे होती है। उसके बाद वी मूव बैक टू आवर हॉस्टल्स जी एंड देन 9:30 से क्लासेस होते हैं। क्लासेस हुए जो 4:30 तक चलते हैं, बीच में वी गेट ब्रेक्स एंड लंच ब्रेक्स, वो हुए। देन इवनिंग में 4:30 के बाद इधर कल्चरल प्रोग्राम होता है कुछ ना कुछ, वो हर दिन नहीं होता, वीक में 1 या 2 दिन कुछ ना कुछ कल्चरल इवेंट होते हैं जो कि इवनिंग में होता है प्लान्ड। जी तो वी अटेंडेड इट अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो, जी या फिर वी परफॉर्म इन इट, जो कि मैंडेटरी इन ए वे सबके लिए होता है, कहीं नहीं कहीं हर किसी को कुछ ना कुछ करना होता है। उसके बाद शाम को मोस्टली लोग स्पोर्ट्स परस्यू करते हैं। एंड यू वुड नो कि रेलवेज़ में वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्टिंग कल्चर जी है, स्पोर्टिंग इंफ्रा भी बहुत अच्छा होता है। तो हम सब ने मल्टीपल स्पोर्ट्स पिकअप कर लिए इस दौरान, तो वो स्पोर्ट्स पिकअप लोग खेले, अलग अलग स्पोर्ट्स खेला। जी उसके बाद वी अगेन मूव बैक टू आवर हॉस्टल्स। देन नेक्स्ट डे के प्रिपरेशन कुछ कुछ होती है, लाइक वी हैव टू गिव सम प्रेजेंटेशन एंड अदर थिंग्स, जी सर। तो और प्रिपेयर सम रिपोर्ट्स। तो जो 8 से 9 बजे के बाद वी प्रिपेयर रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन, या फिर अगर कोई अगला इवेंट है जिसमें यू हैव टू पार्टिसिपेट, देन वी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड देन उसमें रात निकलती है, देन सुबह जी। उठो वापस, देन अगेन ये साइकिल चलता है जी ऐसा। सर, जैसा कि आप बिहार से हैं और सर बिहार में यूपीएससी को लेकर काफ़ी लोग अट्रैक्टिव रहते हैं, तो सर सिलेक्शन के बाद आपका लाइफ किस तरीके से चेंज हुआ, मतलब लोगों का जो परसेप्शन था वो किस तरीके से बदला है? जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। जी लाइक तुम्हारी फैमिली तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे तुम्हें पहले ट्रीट करती है। जी सर। तुम्हारे दोस्त तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे जी। तुमसे पहले करते थे। जी और तुम एक्सपेक्ट भी करोगे कि ऐसा ही हो, कुछ बिल्कुल चीज़ सर। बदले नहीं। जो लोग तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद ही जाने या कुछ ऐसा ही हुआ, जी। वो शायद ज़्यादा अटेंशन देते, और कुछ मेजर तो वैसा होता नहीं है। एक परसेप्शन है कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद कि लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या फिर ज़्यादा कर रहे हैं कुछ, बट ठीक है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द वर्क एंड उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। जी और वो कहीं से भी हमें स्पेशल नहीं बनाता है। जी जो दूसरे फील्ड में भी जॉब्स कर रहे हैं या कुछ और परस्यू कर रहे हैं, दे आर इक्वली टैलेंटेड एंड स्पेशल। सो जी सर। ठीक है। सर अब आपका जब सिलेक्शन हो चुका है, सर हम आपसे ये जानना चाहें कि अगर आपको अब लगता हो कि कोई गलती आपसे, जो आप जब एस्पिरेंट थे तब आपसे हो रही हो, सर ऐसी कौन सी गलती जो कि अब आपको लगता है कि आपको सुधार लेना चाहिए थे जब आप एस्पिरेंट थे तभी? सर है कोई गलती की, मतलब यार है, काफ़ी सारी गलतियाँ हैं। जी और ऐसे तो मतलब ये एक साइकिल था, लाइक तुम गलती करोगे फिर तुम एनालाइज करोगे कि जी। क्या गलती हुई। हर कुछ तुम सोच भी नहीं पाओगे कि जी क्या सर। क्या गलती हुई, नहीं तो वो तो सुधर ही जाती है। जी तो फिर भी एनालाइज करोगे, कुछ चीज़ों में सुधार करने की कोशिश करोगे, फिर से जी। तुम प्रयास करोगे, फिर कुछ गलतियाँ रहेंगी। बिल्कुल सर। तो ये तो हाइंडसाइट में गलतियाँ दिखती हैं कि अरे ऐसे कर लेते तो शायद ये हो जाता, बट एट एनी प्रेजेंट पर्टिकुलर मोमेंट हम लोग करते वही है जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सबसे सही पॉइंट ऑफ एक्शन लगता है। जी तो वो है अमंग फ्यू थिंग्स जो कि शायद किया जा सकता था, जी वाज वन की आई ऑलवेज फेल्ट कि शायद अगर कोई मेंटर होता इनिशियल फेज में जी सर। तो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन होता। लाइक बहुत सारी चीज़ें मैंने फिगर आउट की हिट एंड ट्रायल से, लाइक आई डिड इट, देन लगा कि टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया उसमें, जी देन आई रियलाइज कि इट इज़ नॉट यील्डिंग द रिजल्ट दैट आई वांट, देन उस चीज़ को डंप किया एंड देन अगेन चीज़ों को शुरू किया। तो शायद उस समय कोई ऐसा मेंटर होता जो बता पाते जी कि
चीज़ों को कैसे करना है, किसी क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, किसको थोड़ा लाइट लिया जा सकता है। जी सर। लाइक मेडाइवल हिस्ट्री प्रीलिम्स में तो ठीक है, मेंस में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। जी सर। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तुम्हें डेडिकेटेडली 3 महीने पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जी। तो ऐसी कुछ गलतियाँ की हमने, जी। तो जो कि शायद शुरुआत में बहुत ज़्यादा पता नहीं था। लाइक प्रिपरेशन जब तुम करते हो तो यू हैव टू रिलाई बाय द यूपीएससी सिलेबस रादर देन द कोचिंग के जो सिलेबस आते हैं। जी सर। यूपीएससी के सिलेबस को पकड़ के बैठो, उसमें जो की पॉइंट्स हैं उससे ही तैयारी करो। कोचिंग वाले को ठीक है, दैट इज़ ए थॉट प्रोसेस ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, जी। नॉट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। तो वो ठीक है, वो किसी के लिए शायद वर्क करता होगा बट हर किसी के लिए नहीं करेगा। यू शुड रिलाई ऑन द बेसिक थिंग। तो जितना लिमिटेड रिसोर्सेज रखो तुम, उतना ज़्यादा फ़ायदा है। जी। तो ये इवेंचुअली थ्रू अटेम्प्ट्स इन सारी चीज़ों को फिगर आउट कर पाएँ। जी। तो शायद हर कोई ऐसे ही करता है, या फिर बहुत सारे लोगों को एक एलुमनाई नेटवर्क होता है। लाइक आई नो फ्यू फ्रेंड्स जो कुछ कॉलेजेस से आते हैं, उनके सीनियर्स भी प्रिपरेशन कर रहे थे और दे वेर इन सर्विस। जी सर। तो दे गॉट सम गुड गाइडेंस एंड विच हेल्प देम। जी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो शायद वो सारी चीज़ें मदद करती। जी सर। सर जब हम यूपीएससी एग्जाम देते हैं तो उसके बाद हमें कई सारे पोस्ट मिलते हैं, जैसे कि आईएएस हुआ, आईपीएस, आईआरएस और भी कई सारे पोस्ट हैं। तो सर जो आईआरएमएस पोस्ट है या फिर जो ये जॉब है सर, ये बाकी सर जॉब रोल से किस तरीके से डिफरेंट है? जैसे कि आईएएस आईपीएस का जो रोल होता है सर, उससे किस तरीके से डिफरेंट है? इसेंशियली सारी सर्विस बहुत डिस्टिंक्ट है। जी सर। और सबका अपना अपना रोल है इन लार्जर एडमिनिस्ट्रेशन। जी। आईआरएमएस एज ए सर्विस रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को पर्टेन करता है। जी। तो रेलवेज़ के बारे में जो सर्विस की इम्पोर्टेंस है वो रेलवेज़ के इम्पोर्टेंस से ओवरलैप करती है। जी सर। रेलवेज़ एज यू नो कि इज़ लाइक इंटीग्रेटर ऑफ द नेशन। वो पूरे ऐसे देश को इंटीग्रेट करती है। बिल्कुल सर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तुम जाओगे, ट्रैवल करोगे। तो एंड सेम वेस्ट टू ईस्ट ऑल्सो। तो इस पूरे जो नेटवर्क है, ये जो लार्ज नेटवर्क है, शायद 3rd और 4th लार्जेस्ट नेटवर्क जी। ऑफ द वर्ल्ड है। तो इस जो लार्ज नेटवर्क है, इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ्टी और पंक्चुअलिटी और इसमें जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकते हैं, ये सारा डोमेन आईआरएमएस ऑफिसर्स के अंदर आता है। जी। इसके अलावा एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। लाइक ऐसा लास्ट रिपोर्ट आया था that around 26 million people every day uses Indian Railway network. 26 million is like population of Australia. बिल्कुल। तो in a way we transport whole of Australia every day. जी। तो ऐसा है, तो इन सारे लोगों की सेफ्टी का जिम्मा रेलवे ऑफिसर्स और जो बाकी स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं, जो टायरलेसली काम करते हैं, सारे उनके ज़िम्मे आता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है। एंड अगेन दूसरे काम लोगों के अलावा फ्रेट सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर इंडस्ट्रीज़। बिकॉज जो फ्रेट सर्विसेज हैं, इधर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जी। और रॉ मटेरियल आप दे रहे हो इंडस्ट्रीज़ को, विच बोथ ऑफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री टू फंक्शन। बिल्कुल। तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसमें भी रेलवेज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उसमें भी रेलवेज़ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं। जी सर। सर जैसा कि भाई आपने बताया कि सर जो रेलवे होता है सर, होता भी है, बहुत बड़ा नेटवर्क है सर इसका। सर ऐसे में एक ऑफिसर जैसे कि आप आईआरएमएस ऑफिसर हैं, तो आपको एक बड़ी टीम को भी लीड करना होता होगा। तो सर इस दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, या फिर सर आप जब टीम मैनेज करते हैं तो आपको क्या क्या लगता है कि ये चैलेंज हमें फेस करना हो रहा है इसमें? चैलेंजेस एज सच तो ऐसा होता है, लाइक अभी तो हमारी ट्रेनिंग चल रही जी। है। आई कैन शेयर विथ यू लाइक एग्जांपल्स ऑफ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड जी। फ्रॉम माय सीनियर्स जी। एंड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट आई हैड इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान में। जी। तो सबसे बड़े चैलेंज तो ये है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन को मीट करना। बिल्कुल सर। इंडिया एक एस्पिरेशनल कंट्री है जी। एंड हर कोई बेस्ट ऑफ द थिंग्स को एस्पायर करता है, बट बिल्कुल। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में बेस्ट सर्विसेज कैसे देनी है जी। टू द आवर कस्टमर्स एंड आवर सिटीजन्स, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एंड दैट टू सिर्फ सर्विसेज देनी नहीं है,
बट कि उन सर्विसेज को के साथ साथ में सेफ्टी पे जी प्रायोरिटी को प्रायोरिटाइज करना है, अलॉन्ग विथ पंक्चुअलिटी के साथ काम करना है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस रहते हैं। ऑल्सो एक बड़ा वर्कफोर्स होता है हमारे पास। जी रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट और वर्कफोर्स और एम्प्लॉयर ऑफ द कंट्री। तो उस वर्कफोर्स को भी मोटिवेट करना टू वर्क एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, जी तो वो सारा काम चैलेंजिंग होता है। जी सर हमने कई चीज़ों पे बात किया, कई एस्पेक्ट पे बात किया, जिसमें कि सिलेक्शन से पहले से लेकर सिलेक्शन के बाद तक की कई चीज़ों पे बात हुआ। सर लास्ट में अगर हम चाहेंगे कि अगर आप कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं एस्पिरेंट को जो कि आपको देख रहे हैं, तो सर प्लीज़। एडवाइस तो बस ये है कि चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लाइक एट प्रेजेंट सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक तुम कहाँ से पढ़ोगे। ये शुरुआत में ही डिसाइड कर लो। लुक एट सम ऑफ द टॉपर्स वीडियो या कंसल्ट सम सीनियर्स, टीचर्स, एंड देन एक बार डिसाइड कर लो, फिर बार बार बीच में चेंज नहीं करने का। तो एक बार डिसाइड कर लो कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंड मेंटेन दैट, उस पर फिक्स रहो। सेकंड की प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। लाइक अगर सब कुछ अच्छा होते रहा तो भी जनवरी में तुम फॉर्म फिलअप करते हो और एग्ज़ाम होते होते लाइक प्रीलिम्स मई में हुआ, सितंबर में मेंस होगा, देन इंटरव्यू फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी में इंटरव्यू होगा, रिजल्ट आएगा तुम्हारा अगेन मई के आसपास। तो पूरा 1 से 1.5 साल का प्रोसेस होता है। उसमें इस पूरे प्रोसेस में एक कहीं पे भी स्लिप अप हो गया तो फिर अगेन एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। तो इसमें खुद को मोटिवेट रख पाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अपना इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से ध्यान रखो। तीसरा तो है कि खुद पे ट्रस्ट करो। ये है क्योंकि प्रोसेस लंबा है, कभी हमेशा डाउट आएंगे कि शायद ये मेरे लिए है नहीं, या मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो यार सबके लिए डिफ़िकल्ट था, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी को 100% क्लैरिटी नहीं होती है कि हो ही जाएगा या फिर मेरे इतने रैंक आ जाएंगे। इसेंशियली मैंने जो भी लोगों से, अपने बैचमेट से बात की, तो शायद जिसका टॉप 10 में भी रैंक है वो भी एक रिज़ल्ट के दिन श्योर नहीं था कि उसका हो ही रहा है। तो खुद पर ट्रस्ट रख पाना बहुत ज़रूरी है। एंड एज आई सी कि तुम्हारे प्रिपरेशन के 4 मेजर पिलर्स होंगे। एक तो तुम्हारा खुद का इंटेलेक्ट होगा, जो कि दिखता है क्योंकि तुमने चॉइस किया कि तुम इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करोगे, तो उसको तो तुमने गॉज किया ही होगा। बट सेकेंड मेजर पिलर इज़ योर हार्ड वर्क, द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू पुट इन, बिकॉज जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मोस्टली इंटेलिजेंट लोग ही हैं। तो हाउ डू यू लाइक compete with them? So you have to put hard yards. So that is there. Third is to maintain your ecosystem, like your friends, family, your खुद के जो थोड़े तुम्हारे शौक हैं, ताकि तुम खुश रहो यार। खुश रहोगे तो पढ़ लोगे, वो है। एंड फोर्थ इज़ द फैक्टर ऑफ लक, फेट, जो भी कहें। तो शायद इन सारी चीज़ों को तुम कर रहे हो, लेकिन फिर भी कभी हो सकता है कि नहीं हो एग्ज़ाम में क्लियर, या फिर 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया। तो यू कांट डू मच अबाउट इट। तो डिसर्टेंट नहीं होना है, वहाँ पे प्रिपेयर करो, फिर से खुद को पुल अप करो, टेक ए ब्रेक, एंड देन प्रिपेयर अगेन, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स ऑल। सर आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने अच्छे तरीके से हम सबको गाइड किया। तो दोस्तों, सर ने हमें कई चीज़ों पे बताया, कई चीज़ों पे हमें सर ने गाइड किया। आपको ये वीडियो कैसे लगी, जो कुछ सर ने हमें बताया वो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने उन फ्रेंड के साथ भी शेयर करें वीडियो को जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एक सही गाइडेंस के साथ तैयारी करना आपको चीज़ों को और आसान बना देता है। आप कम टाइम में जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और कई बार हमें एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, इसलिए हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप भी देखें, अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। तो सर आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।